तो आज की तारीख है 12 फरवरी 2026 और हमारे सामने जानकारियों का एक ऐसा ज़ख़ीरा है जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक और खेल से लेकर कूटनीति तक सब कुछ है। आज इन्हीं धागों को पकड़ना दिलचस्प होगा। तो शुरुआत उस खबर से करते हैं जो वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव का इशारा कर रही है। रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये भविष्य की पटकथा लिखने की होड़ है। R&D पर खर्च का मतलब है कि आप भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम, क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टैंडर्ड्स, ये सब तय करने की दौड़ में सबसे आगे है। दशकों तक ये भूमिका अमेरिका की थी। अब चीन उस जगह को भर रहा है। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स पर पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि प्रभाव का खेल है। और जब चीन की बात हो रही है तो हमें ये भी देखना होगा कि वो हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्टील उत्पादन हो या स्पेस में AI डेटा सेंटर बनाने की योजना। सही कहा। और इसी वैश्विक होड़ के जवाब में भारत अपनी तैयारी कैसे कर रहा है, ये हमें अगली खबर में दिखता है। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली क्वांटम वैली विकसित की जा रही है। ये सीधे सीधे भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दावा करने जैसा है। क्वांटम कंप्यूटिंग को अक्सर बहुत जटिल माना जाता है। आसान शब्दों में ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से कितना अलग है और ये वैली भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, एक सामान्य कंप्यूटर एक स्विच की तरह है, या तो 0 या 1, ऑन या ऑफ। क्वांटम कंप्यूटर एक डिमर स्विच की तरह है जो एक ही समय में 0 और 1 के बीच की अनगिनत अवस्थाओं में हो सकता है। इसे क्यूबिट्स कहते हैं। अच्छा, एक ही समय में दोनों? हाँ, और इसी से इसकी गणना करने की शक्ति बेहिसाब बढ़ जाती है। ये वैली सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं होगी बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होगा जहां हम इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 2021 तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य है, जो दिखाता है कि हम इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। तो एक तरफ वैश्विक स्तर पर चीन R&D में निवेश कर रहा है और दूसरी तरफ भारत क्वांटम जैसी भविष्य की तकनीक पर दांव लगा रहा है। लेकिन तकनीक का असली फायदा तो तब है जो वो आम लोगों तक पहुंचे। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश की पढ़ाई विद AI पहल दिलचस्प हो जाती है। एकदम सही कनेक्शन है। क्वांटम वैली एक टॉप डाउन अप्रोच है, जबकि पढ़ाई विद AI एक बॉटम अप। बिलासपुर जिले से शुरू हुई ये पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हर छात्र को उसकी जरूरत के हिसाब से सीखने की कोशिश है। यह स्मार्ट असेसमेंट करेगी, जिससे पता चलेगा कि किस छात्र को कहाँ मदद की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर क्या हमारे स्कूलों, खासकर ग्रामीण इलाकों में इसके लिए जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है? मतलब हाई स्पीड इंटरनेट और डिवाइस, कहीं ये एक नया डिजिटल डिवाइड तो नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और शायद इसी सवाल का जवाब हमें गुजरात की खबर में मिलता है। गुजरात सरकार ने दूर दराज के गांवों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए SpaceX की स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। ये सैटेलाइट आधारित इंटरनेट है जिसे वहां भी पहुंचाया जा सकता है जहां फाइबर ऑप्टिक्स ले जाना मुश्किल है। अच्छा, तो एक तरफ AI को शिक्षा में लाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ उस तक पहुंच बनाने के लिए स्टारलिंक जैसी तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। ये दोनों पहले मिलकर ही सफल हो सकती हैं। ये तो हुई तकनीक की बात। अब अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं, जहां छोटी-छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। RBI ने MSMEs यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। क्या ये सिर्फ एक रूटीन अपडेट है? नहीं, ये बहुत सोचा समझा कदम है। बैंकिंग की भाषा में 20 लाख रुपए का आंकड़ा उस स्वीट स्पॉट पर है जहां एक छोटी वर्कशॉप या सर्विस बिजनेस अपनी पहली ऑटोमेटेड मशीन खरीदने या एक छोटी टीम को काम पर रखने का सोच सकता है। ये विकास के अगले चरण के लिए वो पूंजी है जो पहले आसानी से नहीं मिलती थी। यानी ये सीधे तौर पर उन लोगों को ताकत देगा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और जब हम बड़े स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपना राज्य स्तरीय आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता है ना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, आपकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या हैं। ये आर्थिक सर्वेक्षण वही डेटा आधारित रोड मैप तैयार करने में मदद करेगा। यह दिखाता है कि अब राज्य भी बड़े आर्थिक लक्ष्यों के लिए प्रोफेशनल अप्रोच अपना रहे हैं। और जब हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम में चल रहे
लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का जिक्र भी जरूरी है। ये स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एक बड़ा मंच दे रहा है। बिल्कुल। आरबीआई का कर्ज बढ़ाना और यूपी का आर्थिक सर्वेक्षण, जी। जहां नीतिगत स्तर पर काम कर रहे हैं, वहीं ये मेला जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा है। यह ग्रामीण महिला उद्यमियों को सीधे कॉर्पोरेट हब जैसे गुरुग्राम के बाजार से जोड़ता है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के हर स्तर पर कुछ न कुछ हो रहा है। तो जहां देश के अंदर आर्थिक और तकनीकी नींव मजबूत की जा रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका कैसे बदल रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये सिर्फ मदद है या इसके पीछे कोई रणनीति है? यह मदद के साथ साथ एक गहरी रणनीति भी है। सेशेल्स हिंद महासागर में एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत का ये पैकेज नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति का हिस्सा है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जी, इसके जरिए भारत समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करके हिंद महासागर में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को पुख्ता कर रहा है। और शायद यही बढ़ती हुई वैश्विक पहचान हमें एक और खबर में दिखती है। जर्मनी के बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ये जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। हाँ, और ये सम्मान सिर्फ कृषि से जुड़ा नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। दुनिया आज सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक उत्पादों की तरफ देख रही है और इस क्षेत्र में भारत का लीडर बनना एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारतीय किसानों को वैश्विक पहचान और एक बड़ा बाजार देता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आईटी या फार्मा में ही नहीं, बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों में भी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और जब सॉफ्ट पावर की बात हो तो हार्ड पावर भी पीछे नहीं है। विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 चल रहा है, जिसमें 19 देश शामिल हो रहे हैं। ये भारत की बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक पहुंच का प्रमाण है। मिलन जैसे अभ्यास के जरिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाता है, जिसका सीधा संदेश समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी इस अभ्यास को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। तो आप देख सकती हैं, चाहे आर्थिक मदद हो, कृषि हो या सैन्य सहयोग, भारत हर मोर्चे पर अपनी वैश्विक भूमिका को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। चलिए अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब सर्विसेज ने केरल को हराकर जीत लिया है। ये एक लंबा और प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट है। हाँ, 1941 से चली आ रही ये ट्रॉफी भारत में फुटबॉल की जड़ों को दर्शाती है। सर्विसेज का ये 8वां खिताब है, लेकिन ये याद रखना भी दिलचस्प है कि सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल रही है, जिसने 33 बार ये ट्रॉफी जीती है। 33 बार, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये दिखाता है कि भारत में फुटबॉल का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। और जहां एक तरफ घरेलू फुटबॉल में पुरानी टीमें अपनी धाक जमा रही हैं, वहीं एसएएफएफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की जीत भविष्य की एक नई तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल, ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने से कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि भारत में महिला फुटबॉल का भविष्य कितना उज्जवल है और युवा प्रतिभाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। ये जमीनी स्तर पर हो रहे विकास का नतीजा है। और व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 7वें स्थान पर रहा। इसमें तेजविन शंकर का हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीतना और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाना खास रहा। हाँ, ये एक शानदार व्यक्तिगत उपलब्धि है। 16 साल बाद इस इवेंट में भारत का कोई पदक आया है। तेजस्विन के गोल्ड के अलावा पूजा का हाई जंप में और तेजिंदर पाल सिंह का शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीतना भी काबिल तारीफ है। ये दिखाता है कि हमारे एथलीट अब इंडोर इवेंट्स में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल के मैदान से अब समाज की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। थानिया नाथन सी केरल की पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बन गई हैं। ये एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने दिव्यांग श्रेणी में टॉप किया, अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। उनकी ये सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका में समावेशिता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये उस धारणा को भी तोड़ता है कि कुछ पेशे विकलांग लोगों के लिए नहीं है। निश्चित रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि विकलांगता के आधार पर किसी को न्यायिक सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। थानिया नाथन की नियुक्ति उस फैसले का जीवंत उदाहरण है। यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और अंत में एक रिपोर्ट जो हमें आईना दिखाती है।
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 127 देशों में 45वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि डिजिटल दुनिया के लिए हम कितने तैयार हैं। 45वीं रैंक दिखाती है कि हमने प्रगति की है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, खासकर टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और लोगों के डिजिटल कौशल के मामले में। तो ये हमें याद दिलाता है कि क्वांटम वैली और स्टारलिंक जैसी पहले सही दिशा में तो हैं। हाँ, पर हमें इनकी रफ्तार और पहुंच दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। तो आज हमने चीन की R&D छलांग से लेकर थान्या नाथन की ऐतिहासिक नियुक्ति तक कई अलग अलग पड़ावों को देखा। तो दोस्तों, ये थे 12 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? Which became India's first district to achieve 100% insurance coverage? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।